टुडे खबर सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम और मैं हूं सादिया। बुलेटिन के आगाज में ही प्रेशर नहीं लेना, भारत को टफ टाइम देना है। चेयरमैन पीसीबी की शाहीनों को थपकी। मोहसिन नकवी की कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से मैच से कबल मुलाकात। खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया, प्लेयर्स की असम और जज्बे को सराहा। चेयरमैन पीसीबी का कौमी टीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। मुलाकात में सलमान अली आगा, हेड कोच माइक हसन मौजूद और इसके अलावा खिलाड़ी और कोचिंग स्टाफ भी मौजूद था। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ का पाक भारत मैच के हवाले से वीडियो बयान जारी। कहा, हमारी टीम में बड़ी सलाहियत है कि वो बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकते हैं। एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स का और हमारे बैट्समैन भी वर्ल्ड क्लास हैं। पूरी कौम की दुआएं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ हैं। हम सारे बहुत पुरजोश हैं कि अच्छी गेम हो। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ग्राउंड के अंदर और बाहर खुद को ऐसा रखा कि पूरी कौम को उन पर फख्र है। पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट मैच के मौका पर स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की कौमी टीम के लिए नेक तमन्नाएं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम पुरुमीद हैं, लेकिन खेल में वही जीतता है जो बेहतर कारकर्दगी दिखाता है। हम जज्बाती तौर पर चाहते हैं कि पाकिस्तान हमेशा कामयाब हो। ख्वाहिश है कौमी टीम बेहतरीन खेल पेश करे और फतह अपने नाम करे। उनका मजीद कहना था कि खेल को सियासत से अलग रखना चाहिए। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को फरोग देना वक्त की जरूरत है। पाकिस्तानी टीम के लिए नेक तमन्नाएं और कौम की दुआएं साथ हैं। नाज़रीन, पाक भारत टाकरा इस वक्त जारी है। सरहद के दोनों पार क्रिकेट का बुखार। 104 टी20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टाकरा। भारत का पाकिस्तान को जीत के लिए 176 रन का हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम इब्तिदा से ही मुश्किलात का शिकार रही। पाकिस्तान की बैटिंग रेत की दीवार साबित हुई। इसी पे मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद वलीद खान। जी वलीद खान, बताइएगा क्या सूरत हाल है मैच की और कैसा देख रहे हैं पाकिस्तान की इस बैटिंग लाइन को और कैसी रही बैटिंग लाइन? जी वलीद, बताइएगा कैसी देख रहे हैं पाकिस्तान की बैटिंग लाइन और कहां पे फ्लॉज थे पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन में? जी बिल्कुल, पाकिस्तान आज मुकम्मल तौर पे नाकाम रहा। बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी पाकिस्तान कप्तानी में भी नाकाम रहा। सलमान अली आगा उस तरह से कप्तानी नहीं कर पाए जिस तरह से जो है वो सलमान अली आगा को करनी चाहिए थी। पाकिस्तान टीम की बॉलिंग जो है वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हुई पहले, और उसके बाद जो है वो बैटिंग मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गई। पाकिस्तान के तकरीबन 7 खिलाड़ी ऐसे हैं जो डबल फिगर में दाखिल नहीं हो सके और अभी जो है वो आखिरी विकेट जो है विकेट पर मौजूद है। पाकिस्तान को 26 गेंदों पर तकरीबन 80 रन दरकार है, लेकिन पाकिस्तान टीम आज तीनों शोबों में नाकाम नजर आई है। जी अच्छा, तीनों शोबों में नाकाम आई है। आपको क्या लगता है कि मतलब कि इतना टारगेट उन्होंने दिया है और टारगेट रोका भी है? एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 200 से टारगेट जो है वो बढ़ जाएगा। बॉलिंग में कहाँ पे फ्लॉज हैं? क्या हमें 6 स्पिनर खिलाने चाहिए थे और फास्ट बॉलर को चांस देना चाहिए था? बिल्कुल, आज पाकिस्तान ने एक बेहतरीन टीम खिलाई, बेहतरीन टीम प्लेइंग 11 रखी, लेकिन पाकिस्तान के बॉलर जो है वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हुए। पाकिस्तान के प्रीमियम फास्ट बॉलर शहीन शाह अफरीदी भी मुकम्मल तौर पे नाकाम हुए। इसके साथ साथ जो है इब्रार अहमद ने उस तरह से बॉलिंग कर सके जिस तरह से पाकिस्तान के जो है वो शायकीन क्रिकेट उनसे उम्मीद लगाए हुए थे। सिर्फ पाकिस्तान की जानिब से साइम अयूब वाहिद बॉलर हैं जो कि कामयाब तरीन बॉलर रहे। 3 खिलाड़ी उन्होंने आउट किए। इसके साथ साथ उस्मान तारिक ने जो है वो 4 ओवर्स में 24 रन देकर 1 विकेट हासिल की। लेकिन जब हम शादाब खान को देखते हैं, शाहीन अफरीदी को देखते हैं, इब्रार अहमद को देखते हैं तो इंतहाई मायूस कुन कारकर्दगी रही। और कप्तानी की बात करें तो इंतहाई मायूस कुन कप्तानी रही। ना फहीम अशरफ को ओवर दिया गया, ना जो है वो फहीम अशरफ को अप द ऑर्डर रखा गया। तो फिर उनकी टीम सिलेक्शन पर भी सवालिया निशान उठता है कि उनको टीम में क्यों रखा गया। उनकी जगह एक हम जो है वो प्रॉपर बैटर रख सकते थे। फखर जमान बेंच पे मौजूद थे, ख्वाजा नाफे मौजूद थे, लेकिन हमने जो है वो फहीम अशरफ को तरजीह तो दी, लेकिन उनसे ना बॉलिंग करवाई, ना हमने उनसे जो है वो उस तरह से उनको अप द ऑर्डर भेज के उनसे बल्लेबाजी में फायदा उठाया। अगर शाहीन शाह अफरीदी की बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी की टीम में अब जगह नहीं बनती। नसीम शाह मौजूद हैं, सलमान मिर्जा मौजूद हैं, उन दोनों को चांस देना चाहिए, ना कि जो है वो शहीन शाह अफरीदी के ऊपर ही हम जो है वो बजिद रहें कि उनको टीम में खिलाया जाए। इसके साथ साथ जो है वो शादाब खान की कारकर्दगी भी देखी कि इंतहाई मायूस कुन रही कारकर्दगी शादाब खान की। इससे बेहतर पाकिस्तान टीम अपनी प्लेइंग 11 नहीं बना सकती थी। फिर पाकिस्तान के बैटर्स की बात करें तो पाकिस्तानी बैटर्स जो है वो लापरवाही का मुजाहरा करते रहे। पहले साइम अयूब आउट हुए, फिर सलमान अली आगा जो कप्तान है उन्होंने एक रैश शॉट खेला, और उसके बाद बाबर आजम जो कि सीनियर बैटर भी हैं, साबिक कप्तान भी हैं, उन्होंने गैर जिम्मेदाराना शॉट खेला।
تو انتہائی مایوس کن کارکردگی رہی پاکستان کی جانب سے. اچھا ولید یہ بتائیے گا کہ پاور پلے ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ میچ کس کروٹ جائے گا. چونکہ آپ نے بتایا کہ فخر زمان کو کھلا سکتے تھے اور یہ ایک بہت بڑا میچ تھا اور وہ ایک بہت بڑا پلیئر تھا, تو کیا مطلب کہ اس کو کھلا سکتے تھے اور کیسا دیکھتے کہ اگر اس کو کھلاتے تو کیا ٹارگٹ یہ چیز کر پاتے, کیونکہ وہ پاور پلے میں بہت اچھے, وہ پاور ہیٹر بھی ہیں, وہ اچھا کھیل پیش کرتے. بالکل, آج ہم نے دیکھا کہ جس طرح صاحبزادہ فرحان آج پھر ایکسپوز ہو گئے. وہ بڑے عرصے سے تقریباً 2 سال سے شارٹ پچ بال کے اوپر جو ہے وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں, تو آج بھی جو ہے وہ سلمان علی آغا شارٹ پچ گیند کے اوپر آؤٹ ہو گئے. تو میرے خیال سے انڈین ٹیم ورک کر کے آئی ہوئی تھی پورا پاکستانی کھلاڑیوں کے اوپر. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے فخر زمان کی بات کی, تو آج اگر ہم فخر زمان کو اپ دا آرڈر لے کے آتے تو میرے خیال سے پاکستان کے رزلٹ کچھ اور ہوتے. لیکن ابھی بھی جو ہے وہ بھارت کے خلاف تو میچ میں پاکستان کو شکست ہو جائے گی, لیکن جو ہے وہ اگلے مرحلے کے لیے پاکستان جو ہے وہ بھی کوالیفائی کر سکتا ہے. پاکستان اپنے اگلے میچ میں نمیبیا کو شکست دے اور پاکستان جو ہے وہ ڈائریکٹ کوالیفائی کر جائے گا اگلے مرحلے کے لیے. جس کے بعد جو ہے وہ اف اینڈ بٹس کے اوپر بات آ جائے گی اور پاکستان کو ایک پراپر ٹیم کی طرح سے کھیلنا پڑے گا اور پاکستان کو پراپرلی اپنے ٹیم کو لے کے چلنا پڑے گا, کیونکہ ابھی بھی جو ہے وہ تقریباً 4 اوورز باقی ہیں اور پاکستان ٹیم کی آخری وکٹ جو ہے وہ کریز پر موجود ہے. جی, پاکستان کی آخری وکٹ کریز پر موجود ہے. چونکہ بہت شکریہ ولید خان پہلے آپ کا, چونکہ میچ جو ہے اس کا اختتام ہونے جا رہا ہے. ناظرین, T20 ورلڈ کپ کا سب سے بڑا ٹاکرا بھارت کا پاکستان کو جیت کے لیے 176 رنز کا ہدف دیا گیا. ہدف کے تعاقب میں پاکستانی ٹیم ابتدا سے ہی مشکلات کا شکار رہی. پاکستان کی بیٹنگ ریت کی دیوار ثابت ہوئی. بھارت کے خلاف قومی بیٹنگ لائن نے مایوس کن کارکردگی دکھائی. صاحبزادہ فرحان 0, سائم ایوب 6 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. کپتان سلمان علی آغا 4 رنز بنا کر 13 کے مجموعی سکور پر آؤٹ ہوئے. بھارت کی چوتھی وکٹ 34 رنز پر گری. ناظرین, سینٹر آف ریسرچ اینڈ انوویشن ان میری ٹائم افیئرز منہاج یونیورسٹی لاہور کے زیر اہتمام چوتھی انٹرنیشنل میری ٹائم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. کانفرنس میں سمندری امور سے وابستہ نامور ملکی اور بین الاقوامی آبی ماہرین, محققین, اسکالرز, پالیسی ساز اور مختلف یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کے علاوہ مختلف ممالک کے سفیروں نے خصوصی شرکت کی. تقریب میں وائس چانسلر لیڈز یونیورسٹی لاہور ڈاکٹر ندیم احمد بھٹی, وی سی پروفیسر ڈاکٹر ساجد محمود شہزاد, وائس چانسلر یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا میاں عمران مسعود سمیت سماجی شخصیات نے شرکت کی. پروفیسر ڈاکٹر نذیر احمد ملک نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پانی زندگی کی بنیاد ہے اور پاکستان کا مستقبل ذمہ دارانہ آبی حکمرانی, پائیدار سمندری پالیسیز کے نفاذ اور گرین اور بلو اکانومی کے شعبوں میں ترقی سے جڑا ہے. کانفرنس کے آغاز میں تعارف پیش کیا گیا, جبکہ کانفرنس میں پینل ڈسکشن اور ٹیکنیکل سیشن بھی منعقد کیے گئے, جن میں مقررین نے سمندری شعبے میں ترقی اور مختلف امور پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی اور سمندری شعبے سے وابستہ نامور ریسرچ اسکالرز نے اپنے تحقیقی مقالے بھی پیش کیے. پہلا دن اس کانفرنس کے ٹیکنیکل سیشنز ہوں گے, جس میں تمام بچے اپنے ریسرچ پیپر پریزنٹ کریں گے مختلف ٹاپکس کے اوپر, اور دوسرے دن جو ہے وہ ہمارے پینل ڈسکشنز ہوں گے, جس میں ایکسپرٹس ہوں گے, پروفیشنلز ہوں گے, پریکٹیشنرز ہوں گے جو یہاں پہ موجود ہوں گے, وہ ڈسکشنز کریں گے. برننگ ٹاپک 2 ہیں, ایک واٹر ہے جو کہ لینڈ پہ ایشو ہے. اگر ہم نے اس پانی کی حفاظت نہ کی اور ہم یہ پانی اسی طرح ضائع کرتے رہے تو آج کے 20 سال کے بعد ہم بوند بوند کو ترسیں گے. یہ بہت امپارٹنٹ ایشو ہے. ہم ملینز آف کیوسک واٹر جو ہے وہ سمندر میں پھینک دیتے ہیں ہر سال مونسون کے سیزن میں جب بارشیں ہوتی ہیں, پھر اس کے بعد ڈراؤٹ آ جاتا ہے اور ہم ترستے رہتے ہیں کہ پانی نہیں ہے پاکستان میں. تھینک یو. آج IMC انٹرنیشنل میریٹائم کانفرنس میں منہاج یونیورسٹی نے آرگنائز کی. یہ چوتھی کانفرنس ہے. یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ایشو ہے پاکستان میں, گرین اکانومی اور بلو اکانومی. بائی بلو وی مین کہ واٹر اکانومی, جس میں فشری بھی آ جاتی ہے, ٹرانسپورٹیشن بھی آ جاتی ہے, اریگیشن بھی آ جاتی ہے, پینے کا پانی بھی آ جاتا ہے, کلائمیٹ چینج ہے. یہ چیلنجز ہیں پاکستان کو بہت زیادہ. بہت سے ممالک دنیا میں جو ہیں وہ اپنی جو بلو اکانومی سے بہت سے پیسے کماتے ہیں, لیکن پاکستان کے پاس اتنا ایک ریسورس ہے, اتنا بڑا ہمارا کوسٹل لائن ہے, پسپسنی ہے, ورماڑا ہے, گوادر ہے, جتنے ہمارے ریورز ہیں, جتنی ہمارے سیز ہیں, تو کیوں نہ ہم ان کو جو ہے وہ پانی سے نیچے اور پانی کے اوپر, یہ 2 ایسے سیکٹرز ہیں جس میں ہم نے پاکستان نے اپنی پالیسی بنانی ہے. اس طرح کہ یہ جو سمندر ہیں یہ ہمارے لیے سورس آف, اللہ میاں نے اس کو ہمارے لیے سورس بنایا ہے
जिधर से हम इससे अपनी लाइफ को फर्दर, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे सिर्फ फ़िश इंटेक होती है, जैसे मालदीव्स हैं, तो हम अपनी तरफ इस तरफ ज़रा ज़्यादा तवज्जो नहीं दे सके, स्पेशली अबाउट दी। और इस कॉन्फ्रेंस का जो मेन थीम है वो बेसिकली वाटर मैनेजमेंट मैरीटाइम सेक्टर के अंदर जो है उसको मेन फोकस पे रखा गया है। तो कॉन्फ्रेंस के अंदर जो की नोट सेशंस अभी तक ऑलरेडी हो चुके हैं, बहुत इफेक्टिव रहे और बहुत थॉट प्रोवोकिंग थे वाले सेशन। जो मुख्तलिफ पेपर्स, रिसर्च पेपर्स भी इस कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किए जा रहे हैं वो इंतहाई रेलिवेंट हैं और हमारी जो अभी करंट प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए ये बहुत संग मील का किरदार अदा करेंगे। कि वाटर फॉर लाइफ, ये जो वाटर के जो इश्यूज़ हैं ग्रीन इकोनॉमी के हवाले से, ब्लू इकोनॉमी के हवाले से, ये वाकई इस वक्त जो है शायद हमें इस वक्त बात करने की ज़रूरत है। आज पाकिस्तान जिन क्राइसिस का शिकार है उनमें सबसे बड़े जो इस वक्त जो मैरीटाइम क्राइसिस है, और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान की मेजॉरिटी, स्पेशली हमारी यूथ जो है, वो मैरीटाइम के कॉन्सेप्ट से ही वो वाकिफ़ नहीं है। वो उनको पता ही नहीं है कि इस वक्त हमारी जो कंटेमिनेशन के इश्यूज़ हैं मैरीटाइम के और बाकी जो इस वक्त जो इश्यूज़ हैं वो क्या आ रहे हैं। हमारी ये कॉन्फ्रेंस जो इनलैंड वाटर और मैरीटाइम वाटर के हवाले से थी, ये 2 डेज़ कॉन्फ्रेंस थी एक्चुअली, और इसमें हमने पहला दिन जो था वो टेक्निकल सेशंस थे। ऑल अराउंड द ग्लोब जो है वो नेशनल इंटरनेशनल स्पीकर्स अपनी रिसर्च प्रेजेंट कर रहे थे। आज हम मिनहाज यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं जहाँ पे मैरीटाइम अफेयर्स के बारे में एक कॉन्फ्रेंस थी। इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की जो कोस्टल लाइन है उससे रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, जिसमें वाटर की पोल्यूशन है, जिसमें हमारी पोर्ट्स हैं, जो कराची पोर्ट है, पोर्ट कासम है और गवादर पोर्ट है, इन पोर्ट्स के रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो डिस्कस हुए। इसमें ये भी डिस्कशन हुई कि हम अपनी कोस्टल लाइन को यूज़ करके किस तरीके से ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज़, बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ जो हैं उनका कैसे निकाल सकते हैं अपॉर्चुनिटीज अपने लिए। अच्छा, इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस से हम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा, मैं समझती हूँ, एक तो न्यू नॉलेज ऑफ फॉरम जो है वो ओपन होता है और हम बहुत ज़्यादा सीखते हैं। इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस मेरे ख्याल में हर यूनिवर्सिटी में इसका इनकाद करवाना चाहिए। हमारी यूनिवर्सिटी ने आज जो इनिशिएटिव लिया इस कॉन्फ्रेंस का, मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस, मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से है, तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है वो बहुत इंफॉर्मेटिव थी। और नाज़रीन, दूसरी जानिब पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का कहना है कि राफेल की शिकस्त पर दुश्मन को पाकिस्तान की बालादस्ती हजम नहीं हो रही। भारत अफगानिस्तान से मिलकर फितना खारिज से बदअमनी और दहशत गर्दी कर रहा है। माह रमज़ान से कबल पाकिस्तान के ताजिरों को कहूँगा, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते या ज़रूरियात की अशिया महंगी करते हैं तो वो ताजिर जहन्नुमी होगा। माह रमज़ान और मुहर्रम और मेंबर की जिम्मेदारियों के अनवान से तकरीब के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि चेयरमैन पाकिस्तान उलमाए काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि भारत और अफगानिस्तान के गठजोड़ से फितनल हिंदुस्तान ने इस्लामाबाद में दहशत गर्दी करके हमें मुंतशिर करने की कोशिश की, जिसे इत्तेहाद उम्मत ने नाकाम बना दिया। उन्होंने कहा कि जो जालिम मसाजिद, इमाम बारगाहों, इबादत गाहों में लोगों को कत्ल करे वो मुसलमान नहीं हो सकते। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने मजीद कहा कि गजा सबसे हसास मामला है, अफवाहें साजी हो रही है। हमास के नुमाइंदों ने कहा पाकिस्तान के मौक़िफ़ को कदर की निगाह से देखते हैं। और रमजानुल मुबारक में कुछ चीजें हमने इस ज़ाब्ता इखलाक में तय की हैं, जो हम गुजारिश करेंगे मीडिया से भी, मेहराब व मिंबर से भी, कौमी पैगाम अमन कमेटी की तरफ से भी, पाकिस्तान उलमा कौंसिल की तरफ से भी, तमाम मकातिब फिक्र की क़यादत की तरफ से भी, हुकूमत की तरफ से भी, कि सब इस पर अमल करें। इस बात को जहन में रखें तमाम खुतबा, मुकर्रिर, वाइज, जाकिर, हमारे इंकर पर्सन हजरात, कि इस्लाम का जो बयानिया है, पैगाम पाकिस्तान पैगाम इस्लाम से लिया गया है, उसको फरोग दें। इख्तिलाफ राय, जैसे अभी मौलाना ने कहा, ये मौजूद है, लेकिन इख्तिलाफ मुजादले और मुकातले और एक दूसरे की तौहीन और तजलील का सबब ना हो। इंतहा पसंदाना सोच और नजरियात के खात्मे के लिए हम रमजानुल मुबारक में अपने मेहराब व मिंबर को, ज़राए अबलाग को इस्तेमाल करें।
पाकिस्तान और IMF के दरमियान तीसरे इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात के लिए आलमी मालियाती इदारे का जायजा मिशन 25 फरवरी को पाकिस्तान का दौरा करेगा और करीबन 2 हफ्ते क़याम करेगा। ज़राए के मुताबिक IMF वफ़द जुलाई से दिसंबर 2025 के दौरान मुआशी कारकर्दगी और मुकर्ररा अहदाफ में पेशरफ्त का जायजा लेगा। मिशन को टैक्स इस्लाहात, तवानाई शोबे, मॉनेटरी पॉलिसी और ज़र मुबादला के ज़खायर से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। प्राइमरी बजट सरप्लस, सूबाई कैश सरप्लस और सूबाई टैक्स हदफ पूरा कर लिया गया। जुलाई से दिसंबर 2025 टैक्स हदफ पूरा ना हो सका, 329 अरब रुपए शॉर्टफॉल रहा। FBR ने 6 माह के दौरान 6161 अरब रुपए टैक्स जमा किया। पाकिस्तान को 2027 तक मुख्तलिफ जायज़ों में मज़ीद 3.7 अरब डॉलर हासिल होंगे। और अभी आपको बताएंगे DGISPR का लाहौर के मुख्तलिफ तालीमी इदारों का दौरा। DGISPR ने एचिसन कॉलेज, UET समेत लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी का दौरा किया। तलबा और असातिज़ा के साथ ख़ुसूसी नशिस्तों का अहतमाम किया गया। नशिस्त के दौरान कौमी सलामती, नौजवानों के किरदार, जदीद दौर में मुतफरिक चैलेंजेस और हाइब्रिड वॉरफेयर पर तफसीली गुफ्तगू की गई। तालीमी इदारों के सरबराहान, असातिज़ा और तलबा ने अफवाज पाकिस्तान की पेशा वराना सलाहियतों पर भी एतमाद का इजहार किया। इस मौका पर असातिज़ा की जानिब से यह कहा गया कि जिस दिन मुल्क को ज़रूरत पेश आई, तमाम असातिज़ा और तलबा दिफा के लिए फ़ौज के शाना बशाना खड़े होंगे। DGISPR की मौजूदा चैलेंजेस से मुतल्लिक गुफ्तगू नौजवानों के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल रही। तलबा ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि DGISPR की गुफ्तगू से तमाम तलबा को जदीद दौर की फिक्री जंग को समझने में मदद मिली। From the first PMA till date, we've had Arizonians join the armed forces almost every year. Many did exceptionally well, rising to the highest rank in military service. ये वाघा बॉर्डर हमारे बहुत करीब है। अगर कभी आपको जरूरत पड़े तो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ महाज के आपके साथ हूँ। अल्लाह ताला ने हमें एक नेमत दी है। एक फौजी, उनका माइंडसेट बहुत डिफरेंट है हमारे से। शहादत उनकी ख्वाहिश, अल्लाह ताला उनको गाजी बनाए हमेशा, चाहे वो टेररिज्म के खिलाफ है, चाहे वो सरहदों पे है। Overall, it was a very engaging session. General Saab was very patient and he could tell everything with facts and figures. We have very interactive session with him. तमाम तर ब्रीफिंग दी गई। इसके अलावा हमें ये बताया गया कि हमें कौन सी चीज़ों को कंसीडर रखना चाहिए एज अ यंग जनरेशन। That is a very good initiative जो कि आर्मी ने लिया है स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्टिव सेशंस रखने के लिए। नाज़रीन, दानिश अथॉरिटी की ज़ेर निगरानी गर्ल्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस DG खान में नए तालीमी सेशन 2026-2027 के लिए एंट्री टेस्ट का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ कमर अली शमसी की इस रिपोर्ट में। दानिश अथॉरिटी के ज़ेर निगरानी गर्ल्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस DG खान में नए तालीमी सेशन के लिए एंट्री टेस्ट का इनेकाद किया गया। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गर्ल्स डेरा गाजी खान में आज एकेडमिक सेशन 2026-27 के लिए क्लास 6 का एडमिशन टेस्ट मुनक्कद हो रहा है और इस टेस्ट के लिए चूँकि हमारी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा मुतहरक होती है और अपने बच्चे को एडमिशन करवाना चाहती है, तो ऑलमोस्ट इस साल जो हैं वो 3000 प्लस स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हुए हैं जिन्होंने इस एडमिशन टेस्ट देना है और हमारे पास जो सीट्स हैं इस साल के लिए वो 225 हैं। तो ये एक बहुत ही हाईली कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है और तमाम बच्चों की और पेरेंट्स की पुरज़ोर ये ख्वाहिश होती है कि इस टेस्ट को उनका बच्चा पास करे और हमारी भी ये तमन्ना होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरिट पर पास होकर इस स्कूल में एडमिशन लें और जो उनके ख्वाब हैं और जो उनके ड्रीम्स हैं वो पूरे हो सकें। जी, मैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कूल में आई हूँ अपनी बच्ची के एडमिशन टेस्ट दिलवाने। तो मैंने बहुत सुना है कि माशाल्लाह यहाँ का स्टाफ भी क्वालिफाइड है और यहाँ पे अच्छा पढ़ाया जाता है, बच्चों को अच्छी तवज्जो दी जाती है। तो मेरी आई होप मुझे बहुत ख्वाहिश है कि मेरी बच्ची का यहाँ एडमिशन हो जाए, उसका टेस्ट क्लियर हो जाए, तो यहाँ से पढ़ के जाए तो कामयाब हो जाए। इसके स्कूल में आई हूँ एडमिशन के लिए। मैं चाहती हूँ कि मेरा एडमिशन इधर हो जाए। बहुत अच्छा स्कूल है और मैंने यहाँ पर आने के लिए बहुत मेहनत की है ताकि मैं मेरिट पे एडमिशन ले सकूँ। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कूल बहुत अच्छा है। मैंने यहाँ पे आने के लिए बहुत मेहनत किया है, इसलिए मैं इस स्कूल में पढ़ना चाहती हूँ। आज मैं एडमिशन के लिए आई हूँ 6th में।
गर्ल्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेरा गाजी खान में आला तालीम याफ्ता असातिज़ा की ज़ेर निगरानी में बच्चों को तालीम दी जा रही। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़। TV टुडे।